दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी हिम्मती माँ की है जिसके ऊपर अपने बड़े बेटे को इंसाफ दिलाने का पागलपन इस कदर था कि छोटे बेटे पे जानलेवा हमला होने के बाद भी अपने कदम कभी पीछे नहीं लिए। आज की कहानी उसी माँ के बड़े बेटे नीतीश कटारा हत्याकांड की है। 2002 में नीतीश कटारा 25 साल के थे। पिता आईएएस अधिकारी और माँ भी नौकरी में थी। परिवार में कई और लोग भी ए ग्रेड की नौकरियों में थे। नीतीश का इंटरेस्ट बिजनेस में था, इसलिए उसने गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से एमबीए किया था। यहीं कॉलेज में उसकी मुलाकात यूपी के बाहुबली नेता धर्मपाल उर्फ बीपी यादव की बेटी भारती यादव से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरू में नीतीश ने भारती से प्यार की बात अपनी मां नीलम कटारा को बताई, लेकिन नीलम ने बहुत ध्यान नहीं दिया। कॉलेज के बाद भारती यादव अपने घर चली गईं और नीतीश कटारा से उनकी मुलाकात बंद हो गई, क्योंकि भारती यादव का घर गाजियाबाद में था और नीतीश दिल्ली में जॉब कर रहा था। इनके प्यार के बीच आई इन दूरियों के बावजूद इनका प्यार और बढ़ता गया। भारती ने नीतीश के घर अपने प्यार को जाहिर करने के लिए गुलदस्ते भेजने शुरू किए। पहले तो ये गुलदस्ते छोटे थे, तो नीतीश की मां नीलम कटारा को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, और फिर जब बड़े और बहुत महंगे गुलदस्ते आना शुरू हुए तो नीलम कटारा ने अपने बेटे से भारती यादव के बारे में पूछा। नीतीश ने अपनी मां को भारती यादव और उसके परिवार के बारे में सारी बात बताई। नीतीश ने ये भी कहा, मां, मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन भारती के पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या आपका आशीर्वाद है हमारे साथ? नीलम ने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो अलग किस्म का परिवार है। भारती जितना पैसा फूलों के गुलदस्तों पर खर्च करती है, उतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। नीतीश ने रोकते हुए कहा, मम्मी, वो ऐसी नहीं है, उसे हमारा परिवार पसंद है। इसके बाद नीलम ने कहा, जब तुम्हें पसंद है तो ठीक है, हम बात करेंगे। नीतीश ने जवाब दिया। भारती भी भाइयों के विदेश चले जाने के बाद मार्च में पापा से बात करेगी। दोस्तों, आपको डीपी यादव का मैं परिचय दे दूं। डीपी यादव का नाम यूपी के बाहुबली नेता में गिना जाता है और उनके खुद के ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। जिस टाइम की ये कहानी है, उस समय डीपी यादव संभल से एमपी हुआ करते थे और उनके इलाके में उनकी तूती बोलती थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा तक उनकी अच्छी पकड़ थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। 16 फरवरी 2002 गाजियाबाद में डीपी यादव के एक खास रिलेटिव के घर शादी थी। डीपी यादव की तरफ से उनकी पत्नी उमलेश, बेटा विकास, भतीजा विशाल, उनकी दोनों बेटियां भारती और भावना पहुंचे थे। नीतीश के परिवार को भी निमंत्रण मिला था, इसलिए वह भी आया था। यहाँ पहली बार विकास और विशाल ने नीतीश को देखा था। शादी का माहौल था और बहुत दिनों बाद भारती नीतीश से मिली थी, तो वो बहुत खुश थी और दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, साथ में डांस किया। इधर ये सब देखकर विकास और विशाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान शादी से बाहर निकले और शराब पी, और शराब के नशे में ये तय किया कि आज नीतीश को छोड़ेंगे नहीं। शराब पीने के बाद ये तीनों दोबारा शादी में पहुंचे और नीतीश को अपने साथ चलने को कहा। नीतीश भी बिना किसी झिझक के इनके साथ टाटा सफारी में बैठा और चल दिया। गाड़ी में बैठते ही नीतीश की पिटाई शुरू कर दी गई। उसे गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के खुर्जा गांव ले जाया गया। हाईवे से उतारकर पुल के नीचे ले गए, हथौड़े से बुरी तरह पीटा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
इसके बाद वहां से भाग गए। रात 3 बजे तक नीतीश घर नहीं पहुंचा तो माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने पहले नीतीश को कॉल किया। जब नीतीश का कॉल नहीं उठा तो फिर उन्होंने भारती को फोन लगाया और पूछा, क्या नीतीश अभी शादी के फंक्शन में ही है? भारती ने पूरे शादी में घूम कर देखा पर नीतीश का कहीं कुछ पता नहीं चला। तभी भारती को अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि आखिरी बार उसने नीतीश को उसके भाइयों के साथ बाहर जाते हुए देखा था। भारती इतना सुनते ही नीलम कटारा को फोन करके बोलती है कि नीतीश उसके भाइयों के साथ कहीं चला गया है। उसे शक है कि उसके भाई नीतीश के साथ कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसलिए आप पापा से तुरंत बात करो। और फिर वो अपने पापा का नंबर नीलम कटारा को देती हैं। नीलम कटारा ने तुरंत फोन काटा और डीपी यादव को लगा दिया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारती का दिमाग घूम गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नीलम को फोन मिलाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा। 17 फरवरी की सुबह नीलम गाजियाबाद के कवि नगर थाने पहुंची और डीपी यादव और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। केस में बाहुबली नेता डीपी यादव का नाम था, इसलिए मीडिया में खबर छप गई। पुलिस डीपी यादव के घर पहुंची तो विकास और विशाल गायब थे। शक बढ़ता गया, कई टीमें लग गईं। 20 फरवरी को खुर्जा गांव के एक व्यक्ति ने लावारिस लाश के बारे में बताया तो पूरी पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुल के नीचे लाश उल्टी पड़ी थी, आधी जल चुकी थी। नीलम पहुंची और लाश देखा तो अचेत हो गई। छोटे बेटे ने उन्हें संभाला। होश आया तो हाथ की अंगूठी से पहचान लिया कि वह नीतीश ही है और वहीं पे उन्होंने अपने मन ही मन में ये ठान लिया कि उनके बेटे को जिस किसी ने इतनी बेदर्दी से मारा है उसे वो फांसी तक पहुंचा के ही मानेंगी। और कहीं न कहीं ये जानती भी थी कि उनकी ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि नीतीश कटारा के इस हालत के जिम्मेदार यूपी के बाहुबली डीपी यादव के बेटे हैं। उन्होंने तुरंत ही पुलिस से बॉडी को एम्स दिल्ली भेजकर डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की, क्योंकि नीलम कटारा को शक था कि पुलिस डीपी यादव के दबाव में सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ न कर दे, जिससे कि उनका केस कोर्ट में कमजोर पड़ जाए। पुलिस ने विकास और विशाल यादव की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी। जिस दिन लाश मिली उसी दिन डीपी यादव ने भारती को लंदन भेज दिया। वहीं पुलिस ने करनाल के पास से वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद कर ली थी। विकास और विशाल यादव बचने के लिए भागते भागते एमपी पहुंच गए। 23 फरवरी 2002 को पुलिस ने दोनों को ग्वालियर के डबरा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। 25 फरवरी को इन दोनों का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान दोनों ने हत्या की बात कबूल ली। इन्हें गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, पर दोनों वहां पलट गए। जबकि पुलिस ने जो पूछताछ पहले की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन डीपी यादव का दबाव कह ले या फिर रिश्वत, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आई। एक चैनल ने इसे लाइव अपने शो पर चलाया भी था, फिर उसे डीपी यादव ने धमकाया और फिर यह दोबारा नहीं चली। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नीलम कटारा को कई धमकी भरे कॉल्स आते थे। कई बार उनके और उनके छोटे बेटे पे जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं लिए। वो हर सुनवाई में कोर्ट पहुंचती थी और साथ ही साथ अपनी जॉब भी करती थी। गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में केस शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट और पुलिस का रवैया ऐसा था कि मानो जांच ही थम गई। डीपी यादव का रसूख इतना था कि 2 साल के अंदर छोटी छोटी बातों पर विकास को 66 बार बेल मिली। इस केस की सबसे अहम कड़ी भारती यादव थी, पर वो लंदन में थी। डीपी यादव बेटी को कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते थे। उधर कोर्ट भारती को आदेश देता, इधर से कोई बहाना रख दिया जाता। एक बार तो कह दिया कि भारती कहाँ है, उसकी जानकारी घर में किसी को नहीं है। जब कोर्ट ने भारती यादव के कोर्ट में न आने पे कड़ा रुख अपनाया, तो भारती यादव ने कोर्ट में आके अपनी गवाही दी। नीलम कटारा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारती यादव ने अपनी और नीतीश कटारा की प्रेम कहानी को गलत बताया और अपने भाइयों के पक्ष में गवाही दी।
लेकिन अब नीलम कटारा कहाँ कमजोर पड़ने वाली थी। नीलम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केस को यूपी से बाहर दिल्ली के किसी कोर्ट में भेजने की मांग की। कोर्ट ने बात मानी और केस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। 30 मई 2008 को लोअर कोर्ट ने विशाल, विकास और सुखदेव पहलवान को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। डीपी यादव का परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। नीलम कटारा इस फैसले से खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि फांसी हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया और सजा को बढ़ाकर विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल की सजा सुनाई। फैसले के बाद नीलम ने जो कहा वह प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट की कोई सुनवाई मिस नहीं करना चाहती थी। लगता था कि कौन क्या कह देगा। आज लगता है न्याय के लिए इतने लंबे वक्त तक कैसे लड़ा जा सकता है। हर किसी में इतना पागलपन नहीं होता ना। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे क्राइम एक्सप्रेस के इस सफर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।